हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव टिप्स फॉर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का स्टडी करेंगे। आज का क्लास उसी स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा या वही स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं जो डे 1, डे 2, डे 3 तीनों का होमवर्क कर चुके हैं। हमने डे 1, डे 2, डे 3 में जो होमवर्क दिया था, फिर हमने टेबल चार्ट आपके सामने रखा था। उसमें टेबल चार्ट में बहुत सारे फार्मूला था, यूनिट्स और डायमेंशन लिखा हुआ था। उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क करने के बाद जहां दिक्कत हुआ होगा उस टेबल से आपने चेक कर लिया। इतने अगर काम पूरा है तो मेरे साथ आगे बढ़िए, अगर नहीं पूरा है तो उसको पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे समझ में आपको अच्छे से आएगा। चलिए, तो सबसे पहला नंबर, ग्रुप्स हैविंग सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ऐसे ऑब्जेक्टिव मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं। नीट हो या आईटी हो, दोनों में ये क्वेश्चन कॉमन होता है। और पॉइंट नंबर 1 जो हमने लिखा है ग्रुप्स हैविंग सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन में, इसमें ए बी सी डी ये एक सेट बनाकर आपके सामने रख रहे हैं और आपको डिसाइड करना है कि ये एक साथ जो लिखा गया है सबका यूनिट्स और डायमेंशन सेम है या नहीं है। अब जैसे देखिए प्रेशर, तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स बाय एरिया, इसका डायमेंशन सभी को याद होगा, पहले से क्लास कर रहे हैं। तो ml - 1 t - 2, मैंने सही लिखा है या गलत? आप लोग चेक कर लो। ml - 1 t - 2 सही है या गलत? आधे मिनट के लिए चेक कर लो। चलो, जिन लोगों को याद नहीं था उनके लिए मैंने लिख दिया है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ml t - 2 L2। कैंसिलेशन के बाद ये आ गया, यही मैं डायरेक्ट आगे बता रहा था आपको, ml - 1 t - 2। अब स्ट्रेस भी तो फोर्स बाय एरिया, तो इसका भी तो वही फार्मूला होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन के बारे में पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, क्यों? तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब स्ट्रेन का नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, न तो यूनिट इसका होगा और न तो डायमेंशन होगा। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अब देखिए, जब स्ट्रेन का यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट डायमेंशन क्या होगा? जो स्ट्रेस का होगा। इसका मतलब प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सब एक ही है। बाकी बात रह गया एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी का जब आप चेक करेंगे तो एनर्जी का आपको याद होगा, वॉल्यूम का आपको याद होगा। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो एनर्जी का ml 2t - 2 और डिवाइडेड बाय L3। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो m L - 1 t - 2। देख लीजिए फिर से वही डायमेंशन आ गया। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सभी का डायमेंशन सेम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आपसे पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में लिख देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन, और आपको अगर ग्रुप ध्यान में चल रहा है तो देखते साथ आप टिक आउट कर लेंगे। इसमें से हो सकता है चारों एक साथ दे दे, हो सकता है कोई दो एक साथ दे दे, हो सकता है कोई तीन भी एक साथ दे दे। जैसे आपने ए नंबर को सॉल्व किया है उसी तरीके से बी नंबर आप डिस्कस कीजिए। सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, ये 3 फार्मूला आपके सामने है। सरफेस टेंशन की हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला फोर्स बाय लेंथ है। स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स बाय चेंज इन लेंथ है। सरफेस एनर्जी एनर्जी बाय एरिया है। फोर्स बाय लेंथ की अगर हम बात करें तो फोर्स बाय लेंथ और फोर्स बाय चेंज इन लेंथ, इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बातें लिखी है ml t - 2 डिवाइडेड बाय L, कितना हो जाएगा? ml 0 t - 2।
इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, तो सरफेस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही होगी। बात रहा गया सरफेस एनर्जी का, तो एनर्जी बाई एरिया, एनर्जी बाई एरिया का लिखेंगे तो एनर्जी का आपको याद है ml2 अगर याद नहीं है तो जो टेबल हमने बताया था 7 डिराइव्ड का, वो टेबल याद रखिए, हमेशा उसी का हम यूज कर रहे हैं, 7 डिराइव्ड का ml2 L2 ml0 इस तरीके से ए नंबर, बी नंबर कंप्लीट हुआ। अब सी नंबर पर, सी नंबर में हीट, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, ये सभी का यूनिट डायमेंशन सेम होता है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्यों सेम होता है। तो देखिए, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक अलग फॉर्म हीट कहलाता है। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं, और ये 9th क्लास से या पढ़ते आते हैं। इसका मतलब वर्क और एनर्जी एक ही बात है, हीट भी एक ही बात है। तो जब हीट बोलें तब भी यूनिट डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का होगा, एनर्जी का वही होगा जो वर्क का होगा। और वर्क आप क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, अगर ये फार्मूला पहले से पढ़ रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी हमने आपको बताया है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का तो डायमेंशन सेम होता है, इसका मतलब वर्क और टॉर्क दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मतलब इस ग्रुप में जो भी है सबका डायमेंशन सेम होगा। और वर्क का डायमेंशन सारे स्टूडेंट को याद होगा ml2T-2। चलिए डी नंबर, ये आईआईटी में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इसमें है क्या, फार्मूला जानने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे 7 डिराइव्ड में ये हमने बता भी दिया था, जानने की जरूरत नहीं। मेरा सेंस ये है कि पहले से आप जान रहे हैं, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है तो फार्मूला फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वोल्टेज होता है वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम वोल्टेज है। तो वर्क बाई चार्ज ये भी होगा और वर्क बाई चार्ज ये भी होगा। और इसका फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है ml2T-2 AT, ml2T-2 A का पावर -1। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज ही होगा, फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ml2T-2 A का पावर -1। ऐसे मैंने 7 डिराइव्ड में बोला था, ये सारे स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। 7 डिराइव्ड का ये पार्ट है, 7 डिराइव्ड सबको याद रहना चाहिए, मतलब ये सबको याद होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी, जैसे आप कहते हो ना 12 वोल्ट का बैटरी है, तो बैटरी की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूज करते हैं। ऐसे इसका डिटेल आप पढ़ेंगे 12th के टॉपिक में, बट यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट 12th का सिलेबस नहीं पढ़े हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10th क्लास में भी नहीं अच्छे से समझे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही नेम है, लेकिन ये वोल्टेज ऑफ द बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है, वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो इस तरीके से हमने देखा ए बी सी डी, ये 4 ऐसा ग्रुप वाइज ये होता है कि ये एक ग्रुप जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अगर ग्रुप से पहले से आप वाकिफ हैं तो निश्चित रूप से देखते के साथ आप टिक आउट कर लेंगे। मेरा सारे स्टूडेंट से सजेशन ये होगा कि ये जो ग्रुप है, घर पर बैठकर आप 1-2 बार लिखने का खुद प्रयास करें और ग्रुप वाइज एक साथ सोचने का प्रयास करें कि किसका ग्रुपिंग किसके साथ है। ग्रुपिंग याद रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका काफी टाइम सेव होगा। चलिए पीछे वाले स्टूडेंट के द्वारा कोई करेक्शन आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर ml2T-2 ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ml2T-2 ठीक है, AT ठीक है, ये T जब ऊपर जाएगा तो ये -2 है तो -3 हो जाएगा, और A का पावर -1 ठीक है। यहाँ पर भी
ये करेक्शन आ जाएगा -3। चलिए ई नंबर पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हो, एंगल बाई टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड। एक नया आपके पास फार्मूला ये मिला होगा जो पहली बार बता रहे हैं, क्यूरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। जो स्टूडेंट 10th पास करके इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें ये फार्मूला पहली बार मिला। जो स्टूडेंट 12th पास होंगे उन्हें ये फार्मूला पहले भी मिल चुका होगा, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होंगे। पहले से आप पढ़े थे नहीं पढ़े थे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि ये फार्मूला अगर आपको पहली बार मिले या पहले भी आपको मिला हो, इसको याद रखना है। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टूटना, तो ये नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। यूनिट डायमेंशन किसका होगा? टाइम का। तो यहाँ पर फाइनली 1 बाई टाइम रह गया, तो ये कितना हो जाएगा इसका 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई टी। एंगल बाई टाइम, एंगल का नो डायमेंशन, यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है, तो 1 बाई टी। लेकिन अगर यूनिट लिखना होता तब इसका क्या हो जाता? रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर इन तीनों का डायमेंशन तो सेम है, इन तीनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन इन तीनों का यूनिट सेम नहीं। इन तीनों का डायमेंशन सेम है बट इन तीनों का यूनिट सेम नहीं है। इन दोनों का यूनिट सेम होगा लेकिन इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ई नंबर डायमेंशन के ख्याल से तीनों सेम है, यूनिट के ख्याल से ये दोनों सेम है, ये अलग है। एफ नंबर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखिए, ये एक बहुत फेमस फार्मूला है, बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जानते होंगे, c इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं ना, डे 1 डे 2 डे 3 में मिल चुका होगा। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है, इसका भी मैंने लिखवाया था, इसका भी लिखवाया था। इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद रूट लेंगे, 1 अपॉन इतना करेंगे, तो ये वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल आता है। और ऐसे देखिए, स्पीड ऑफ लाइट का ये फार्मूला होता है जो काफी फेमस फार्मूला है। ये अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये दिमाग में आ रहा होगा ये फार्मूला आया कहां से। आगे आपको 12th के टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड में ये सब फार्मूला पढ़ना है, और इतने बार फिर मिलेगा कि शायद आप पूछना ही भूल जाएंगे कि ये फार्मूला आया कहां से। तो आप इसको याद रखें, c इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर करने के बाद c स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो c स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप देखिए, Lt-1 वेलोसिटी का Lt-1 स्क्वायर, तो L2T-2 लैटेंट हीट बाई मास, तो हीट का Ml2T-2 और मास का m से m कैंसल आउट, Lt-1 का पावर 2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। अब देखिए, हीट भी एनर्जी है, एनर्जी बाई मास, पोटेंशियल एनर्जी बाई मास, ये भी तो वही बात है, मतलब ये तीनों एक ही डायमेंशन रखेगा, यूनिट भी सेम और जी नंबर, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? mlt-1। लेकिन इंपल्स इसका आप क्या लिखेंगे? फोर्स का mlt-2 इंटू t, mlt-1। मतलब मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशन सेम होता है। चलिए एच नंबर पर बात करें। एच नंबर एंट्रोपी हीट बाई टेम्परेचर होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 2/3 एनर्जी बाई टेम्परेचर, ये सब फॉर्मूला पहले भी मिला होगा। गैस कांस्टेंट
प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल इंटू टेम्परेचर। अब इन तीनों का डायमेंशन देखिए, तो हीट मतलब एनर्जी बाय टेम्परेचर, ये एनर्जी बाय टेम्परेचर है, ml/T-2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, K केल्विन, K फॉर केल्विन, ये आ जाएगा। 2 और 3 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो एनर्जी का हीट के जगह पर एनर्जी है, ये तो वही हो जाएगा, और टेम्परेचर है, ये भी वही हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़े प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम मिलकर एनर्जी होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम मिलकर क्या होता है, एनर्जी। आप देखिए लिखने का प्रयास कीजिए, प्रेशर का आपको याद होगा ml-1 T-2, वॉल्यूम का L का पावर 3, मोल का डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, तो ये 1 हो गया, और टेम्परेचर का K। फिर से देखिए क्या हो गया, ml/2 T-2 डिवाइडेड बाय K, ये एनर्जी हो गया और ये टेम्परेचर। मतलब इन तीनों का भी यूनिट और डायमेंशन सेम है। इस तरीके से हमने लगातार आपको ऑब्जेक्टिव टिप्स में बताया, ये जितना पॉइंट है उतने ऑब्जेक्टिव टिप्स है। इतने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आपको कोई भी मेडिकल बुक पढ़ेंगे मिनिमम मिलेगा ही, जब ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो फार्मूला, ये प्ले ऑफ फार्मूला है, फार्मूला के साथ जितना अच्छे से खेलना आप जानते हैं उतने अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टिप्स 1 स्टडी करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टिप्स 2 देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टिप्स 2 में हमने जो लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, tan थीटा होता है, ये सब जितने भी कॉसेक थीटा भी हो सकते हैं, सेक थीटा भी हो सकता है, ये सारे रेशियो को हम लोग कंबाइंड रूप से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों के लिए आप फार्मूला पर खेल कीजिए, जब साइन थीटा लिखते हैं तो P/H लिखते हैं, P परपेंडिकुलर मीटर में होगा, परपेंडिकुलर का मेजरमेंट भी मीटर में करते हैं, H हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का भी मेजरमेंट हम लोग मीटर में करेंगे, तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। जब दोनों ही मीटर में है तो साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा, मीटर बाय मीटर कैंसल आउट होगा, 1 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए, F इक्वल टू A साइन AT प्लस B। F गिवन फोर्स है, T गिवन टाइम है, A और B यानी कांस्टेंट्स वैल्यू है। राइट द डायमेंशन ऑफ A, A का डायमेंशन आपको राइट करना है। अब जरा अच्छे से सोचिए, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, T टाइम गिवन है, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात ये समझें कि साइन AT प्लस B को हम साइन थीटा सोच सकते हैं, यहां पर थीटा के बदले में क्या है, AT प्लस B है, थीटा के बदले में क्या है, AT प्लस B है। तो जैसे ही आप साइन AT प्लस B को साइन थीटा सोचेंगे, तभी हमने बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जितने भी हैं इसका नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका मतलब ये टोटल जो है इसका नो डायमेंशन, इसका नो डायमेंशन जब आप लिखेंगे तो ये ऊपर का वैल्यू क्या रह गया, F इक्वल टू A, इसका डायमेंशन है ही नहीं, तो F इक्वल टू A और A इक्वल टू F, तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही A का डायमेंशन होगा, और F इक्वल टू M/T-2, फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं M/T-2। इस तरीके से हमने F के हेल्प से A का डायमेंशन कैलकुलेट कर दिया। लेकिन इसमें हमको कॉन्सेप्ट क्या यूज करना पड़ा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा थीटा जगह पर ये वैल्यू AT प्लस B है नो डायमेंशन। साइन रहेगा तो भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसके जगह पर कॉस रहता तब भी वही होता, टैन रहता तब भी वही होता। चलिए, तो 2 नंबर कॉन्सेप्ट आपने देखा, अब 3 नंबर कॉन्सेप्ट देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हैव द सेम डायमेंशंस। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से लिखा जाए तो उसका डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन अलग-अलग नहीं होता है। आप कॉमन सेंस लगाइए, 3 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 5 kg होता है।
कभी आपने ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि 3 kg प्लस 2 मीटर इक्वल टू 5 kg। kg का मीटर के साथ एडिशन नहीं करते हैं, क्यों? तो दोनों का यूनिट अलग अलग है, डायमेंशन अलग अलग है। तो दो वैल्यू जिसको एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। 3 kg माइनस 2 kg इक्वल टू 1 kg, लेकिन 3 kg माइनस 2 मीटर इक्वल टू मीनिंगलेस बात है। तो इन बातों को अगर सोचें तो वही तो स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली समझाया, डेली लाइफ से समझाया, वही आपके सामने ये स्टेटमेंट है ना। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट। जो स्टेटमेंट है आप चेक करके देखिए कि इस स्टेटमेंट में हाफ at स्क्वायर और ut आपस में क्या किया गया है? ऐड किया गया है। ut और हाफ at स्क्वायर अगर ऐड किया गया है तो जो डायमेंशन ut का होगा वही डायमेंशन हाफ at स्क्वायर का होगा। इसका मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ ut पहले आप लिख लीजिए, u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी l t माइनस 1 और t टाइम है, तो t कितना आ गया? l t का पावर 0 मतलब l। इसके एडिशन में क्या है? हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर का आप कैलकुलेट कीजिए। हाफ का डायमेंशन नो डायमेंशन मतलब 1, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का आपको याद होगा lt माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू l t0 इक्वल टू l। अब यहां से देखिए कि ut का डायमेंशन वही है जो हाफ at स्क्वायर का है, क्यों? तो ut और हाफ at स्क्वायर आपस में एडिशन में है। अगर ये एडिशन में है तो डायमेंशन भी क्या रहा है? सेम आ रहा है। देखिए तो ऊपर का जो स्टेटमेंट था ये वेरीफाई हो गया या नहीं? ये वेरीफाइड हो चुका है ना कि इसका और इसका डायमेंशन इक्वल होगा। अभी ये जो एग्जांपल फर्स्ट आपके सामने हमने रखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल से, आप इसको समझने का प्रयास करें। ये दोनों एडिशन में था तो इन दोनों का डायमेंशन सेम था, लेकिन एक बात आपको और क्या मिल रहा है? ut का डायमेंशन l है, हाफ at स्क्वायर का l है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ये भी l है। इसका मतलब क्या है? अगर इसको आप एक फार्मूला मान लें तो फार्मूला का जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा वही राइट साइड का भी होगा। तो यहां से एक नोट पॉइंट आप जनरेट कर सकते हैं कि फॉर एनी फार्मूला dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side। अब जैसे अभी जो एग्जांपल था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर टोटल मिलकर क्या है? राइट हैंड साइड। तो प्रत्येक पार्ट का डायमेंशन l है और ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका भी डायमेंशन l है। अब ऐसा कोई भी फार्मूला जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि फार्मूला करेक्ट नहीं है। तो यहां से एक कंक्लूजन पॉइंट भी मिल गया, नोट पॉइंट भी मिल गया। एग्जांपल फर्स्ट को सीखते के साथ एक इंपॉर्टेंट बात मिला जो आपको ध्यान रखना है। आगे ऑब्जेक्टिव टिप्स में यहाँ पर फिर से हम पहुंचेंगे और फिर से हम इन बातों का डिस्कशन करेंगे कि कोई भी फार्मूला करेक्ट होने के लिए जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होना चाहिए वही राइट साइड का डायमेंशन। चलिए एग्जांपल फर्स्ट के बाद इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एग्जांपल सेकंड आपके सामने है। एग्जांपल सेकंड आपको लग रहा होगा कि रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है, इक्वेशन को हमने रिपीट भले ही किया, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले जो आपने पढ़ा था उसमें राइट द डायमेंशन ऑफ ए था,
बट अब क्या है, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, इसका और इसका डायमेंशन लिखना है। अब जरा सोचिए, इसके सॉल्यूशन पार्ट में आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन पार्ट में AT प्लस बी के बदले हमने क्या कहा था कंसीडर करने, थीटा, याद है ना, AT प्लस बी के बदले में अभी हमने क्या समझाया था, थीटा। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल। एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट होता है। एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है, बट डायमेंशन नो डायमेंशन। थीटा एंगल का SI यूनिट रेडियन और नो डायमेंशन। तो जब डायमेंशन होता ही नहीं, हमें तो डायमेंशन लिखने के लिए कहा गया, यूनिट से कोई मतलब है ही नहीं। अब जरा सोचिए, थीटा का डायमेंशन नहीं है तो AT प्लस बी किसके बदले है, थीटा के बदले, तो इसका नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब AT और B तो एडिशन में है रहा, तो दो वैल्यू जब एडिशन में आता है तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो AT प्लस बी का नो डायमेंशन है, इसका मतलब क्या है, B का भी नो डायमेंशन होगा और A इंटू टी का भी नो डायमेंशन। जिसका नो डायमेंशन होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, M0 L0 T0। अब यहां से देखिए तो इसका भी नो डायमेंशन है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A इंटू टी इक्वल टू M0 L0 T0। अब यहां से हमको कैलकुलेट किसका करना है, A का, तो A का कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, A इक्वल टू M0 L0 T0 डिवाइडेड बाई T, डिवाइडेड बाई T। तो ये क्या होगा, T माइनस 1, T माइनस 1, तो A इक्वल टू T माइनस 1। तो देखिए इस तरीके से A का डायमेंशन निकल गया और B का भी हमारा डायमेंशन निकल आया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, इसमें कॉन्सेप्ट हमने ये यूज किया कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो आप लिखते हैं उसका एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट रेडियन होता है, हमने उसी का यूज किया। और दूसरा कंसेप्ट क्या यूज किया कि दो वैल्यू अगर एडिशन में है तो उसका यूनिट और डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड दो एग्जांपल हम देख चुके हैं। इन दो एग्जांपल के बाद, इन दो एग्जांपल को आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जांपल 3 देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और स्टूडेंट को काफी उसमें परेशानी होता है। आईआईटी मेडिकल में कितने साल रिपीट हो चुका है वो क्वेश्चन, हम उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए तो एग्जांपल 3 में वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन पहले भी फार्मूला में आपने स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला आगे फिजिक्स में भी कितने बार यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होता है। वंडरवॉल इक्वेशन के टर्म को आप समझिए, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर, N इज मोल, R इज गैस कांस्टेंट। PV इक्वल टू nRT आप लिखते हैं ना, PV इक्वल टू nRT के ही जैसा है बट PV इक्वल टू nRT नहीं है। अब यहां से आप देखें, राइट द डायमेंशन ऑफ वंडरवॉल्स कांस्टेंट AB। A और B वंडरवॉल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन हमें लिखना है। मैंने क्या कहा, मेडिकल और आईआईटी में कितने साल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, आप क्लियर देख रहे होंगे यहाँ पर P और AN स्क्वायर B स्क्वायर दोनों एडिशन में है, तो P का एडिशन जिसके भी साथ है दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होगा। ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन से, मतलब डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना क्या होगा, A का डायमेंशन। P का डायमेंशन सभी स्टूडेंट को याद होगा, ml -1 T -2।
ए का हमको कैलकुलेट करना है, रहने दीजिए। n मोल है, मोल का डायमेंशन नहीं होता है, v वॉल्यूम है, l का पावर 3 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए तो यहां से a का वैल्यू निकल आया होगा, a इक्वल टू m l माइनस 1 t माइनस 2 l का पावर 6। फाइनल डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू m l 5 t का पावर माइनस 2। चलिए तो यहां से थर्ड नंबर जो हमने लिखा था, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, इसमें ए का डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया है। अब किसका कैलकुलेट करना रह गया, बी का। बी देखिए सेकेंड पार्ट इसका, v माइनस एन बी देखेंगे तो v और एन बी का माइनस होने से जो v का डायमेंशन होगा वही एन बी का भी डायमेंशन होगा। तो v और एन बी का डायमेंशन जब सेम होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ n डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। इसका डायमेंशन नहीं होता है तो ये डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v l क्यूब। आइए आंसर, दिस इज एग्जांपल नंबर थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ऑब्जेक्टिव टिप्स 3 के बाद ऑब्जेक्टिव टिप्स 4। ऑब्जेक्टिव टिप्स 4 का कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक्सपोनेंशियल। y इक्वल टू a e टू द पावर bx, e is the exponential, e इक्वल टू 2.718, नो डायमेंशन, 2.718 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब यहां से देखिए जब कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, पहले भी मैंने बताया था पाई इक्वल टू 3.14, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। अब इसका डायमेंशन नहीं है और ये पावर है, किसी भी नंबर का पावर आप लिखते हैं तो उसका डायमेंशन नहीं होता। आप समझिए ऐसे 5 kg का पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 kg इंटू 5 kg। क्या कभी आपने लिखा है कि 5 का पावर 2 kg? ये मीनिंगलेस बात है। पावर में यूनिट नहीं होता है, क्योंकि पावर जब लिखते हैं तो वो बताया जाता है कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर 2 है मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, 3 पावर है मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो कहीं न कहीं ये पावर जो दिया गया है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर पावर है, तो इसका नो यूनिट नो डायमेंशन। तो यहां पर भी तो वही बात है, bx है क्या, e टू द पावर bx। ये e एक नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, और इसके ऊपर ये पावर वैल्यू है bx, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ब्रैकेट में हमने लिखा है कि आप सोचिए ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होगा, इसका रफ वर्क हमने यहां पर आपको समझाया है। तो ये जो रफ वर्क में समझाया उसके आधार पर b इंटू एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब जरा सोचिए, e का तो डायमेंशन है नहीं, अब bx का डायमेंशन है ही नहीं, इसका मतलब टोटल बॉक्स का नो डायमेंशन। तो जब ये टोटल का डायमेंशन नहीं है तो a और y क्या होगा, इक्वल होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड रह गया, ये राइट हैंड साइड। ये बॉक्स पूरा राइट हैंड साइड में जरूर है, लेकिन नो डायमेंशन होने की वजह से इसको हमने हटा दिया और सिर्फ y और a को इक्वल। ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने रखा है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को सॉल्व कीजिए। इस एग्जांपल में देखिए u इक्वल टू अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा इंटू t। t इज टाइम, u इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी से वाकिफ हैं आप लोग। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी किसके ग्रुप में है, प्रेशर के ग्रुप में। ग्रुप्स हैविंग सेम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे थे। एनर्जी डेंसिटी किसके ग्रुप में है, प्रेशर के ग्रुप में। एनर्जी डेंसिटी का लिखा जाना या प्रेशर का लिखा जाना दोनों बातें सेम है डायमेंशन के पर्पस से। अब जरा देखिए t दिया हुआ है, u दिया हुआ है।
राइट द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन लिखना। मैंने पहले ही समझाया था, ये पावर है, इसका नो डायमेंशन, ई फ्रैक्शनल नंबर है, ये डायमेंशनलेस है, मतलब पूरा बॉक्स का नो डायमेंशन। तो जब पूरा बॉक्स का नो डायमेंशन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन स्टेप में क्या आ जाएगा, u इक्वल टू अल्फा। मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, u के बराबर एनर्जी डेंसिटी के बराबर। और एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू वही है जो प्रेशर का वैल्यू है, ml - 1 T - 2। अब सेकेंड स्टेप पर पहुंचिए, बीटा का कैलकुलेट करना। तो अभी अभी जो हमने समझाया था, पावर का डायमेंशन नहीं होता है, तो बीटा इंटू टी नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मतलब आप 1 लिख सकते हैं, m0 l0 t0 लिख सकते हैं। तो बीटा इंटू टी इक्वल टू m0 l0 t0। यहां से बीटा निकल आएगा, बीटा इक्वल टू m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t इज द टाइम, टाइम के लिए t, ये कितना हो गया, t का पावर माइनस। इस तरीके से अल्फा का भी डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर दिया और बीटा का भी कैलकुलेट। 5 नंबर, फार्मूला डेरिवेशन कॉन्सेप्ट। फार्मूला डेरिवेशन कॉन्सेप्ट में किस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसको जस्ट हम यहाँ समझाने का प्रयास करें। आप समझिए, लेट एनर्जी E डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c। एनर्जी किसी पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, ये गिवन है, दिया हुआ है। गेस अ फार्मूला फॉर E, M एंड C। E, M एंड C के लिए एक फार्मूला गेस करना। ये फार्मूला गेस कैसे करेंगे, अब जैसे ये सोचिए, हमें नहीं पता है कि E का वैल्यू m/c होगा, फिर E का वैल्यू mc होगा, या फिर E का वैल्यू m/c² होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर c²/m होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज। हमें एक पॉसिबिलिटीज पर पहुंचना है, कैसे पहुंचना। अब देखिए, ये तो तय है कि E का वैल्यू m और c पर डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है ये पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट E इक्वल टू m का पावर x, c का पावर y। न तो हमें x पता है और न तो हमें y पता है, ये दोनों ही वैल्यू हमारे लिए अननोन है। अगर x और y का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो रिक्वायर्ड रिलेशन है हमें पता हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर रिक्वायर्ड रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन लिखिए। प्रत्येक का जब डायमेंशन लिखेंगे, तो E फॉर एनर्जी, एनर्जी का ml2 T-2 है, m फॉर मास, तो मास का डायमेंशन m हो गया, m का पावर x, c वेलोसिटी हो गया L-T-1 टू द पावर y, m L2T-2 m x Ly t का पावर -y। अब यहां से देखिए, लेफ्ट साइड m को m इक्वल, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, इस पर पावर 1 है और इस पर पावर x है, ये x और 1 आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होने के लिए, अगर mlt यहाँ भी है, तो ऊपर ऊपर पावर भी क्या होना चाहिए, पावर वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो x होगा 1 के बराबर, y किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। या फिर आप इसको ऐसे भी सोचिए, m1 इक्वल टू mx, तो x इक्वल टू 1, l2 इक्वल टू ly, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होने के लिए पार्ट वाइज इक्वल होना चाहिए, तो y इक्वल टू 2। फिर सोचिए t का पावर -2 इक्वल टू t का पावर -y,
y इक्वल टू 2। फाइनल रिजल्ट क्या है? e इक्वल टू एम एक्स सी का पावर y एम एक्स 1 सी का वैल्यू c का पावर y 2 e इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखिए इस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है? इक्वल टू एम सी स्क्वायर आप लोग पहले से भी जानते थे, लेकिन हमने कहा पहले से आप नहीं जानते हैं तब एम बाई सी होगा कि एम इंटू सी होगा कि एम बाई सी स्क्वायर होगा कि एम सी स्क्वायर होगा, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता हो गया e इक्वल टू। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, क्या जरूरी है कि e इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही होगा? हो सकता है एम सी स्क्वायर बाई 8 होगा, हो सकता है 9 एम सी स्क्वायर होगा, ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म अगर आ रहा होगा तब हम क्या करेंगे? देखिए इस फार्मूला डेरिवेशन कॉन्सेप्ट जो है इसमें इस कांस्टेंट वैल्यू के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू अगल बगल में कहीं आने वाला होगा तो उस कांस्टेंट वैल्यू का आता पता यहां से नहीं चल पाएगा। इसलिए e इक्वल टू एम सी स्क्वायर चूंकि फेमस फार्मूला है, आप पहले से जान रहे थे, तब आपको लगा होगा कि यहाँ अगल बगल में कोई कांस्टेंट नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा कुछ आने वाला होता और पहले से इस फार्मूला से आप वाकिफ नहीं है तो शायद आपको समझना मुश्किल हो जाएगा इसके बगल में कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा। तो इस फार्मूला डेरिवेशन कांसेप्ट में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है तो वह डेरिवेशन हम 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। ये इस कांसेप्ट का लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है।